इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने किया था। इस पे बेस्ड हमें कुछ एप्लीकेशंस थोड़े से और देखने हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो ये हम लोगों ने किया था लास्ट में। और एक देखो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज है m कॉमा क्यू, और इस चार्ज को हमें v नॉट वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करने वाले हैं टुवर्ड्स अनदर चार्ज। ठीक है, अनदर चार्ज कैपिटल क्यू विच इज एट रेस्ट। ठीक है, और इनिशियली जहां से थ्रो किया है वो डिस्टेंस काफी लार्ज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हमें इसमें पता करना है फाइंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ ए पार्ट में कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड एंड बी पार्ट में कैपिटल क्यू इज फ्री टू मूव। और मास हम इसका लेट से कैपिटल एम ले लेते हैं। निकालोगे इसको? दो केस हैं इसमें, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आया हुआ है। मतलब मॉडर्न में भी एक बार आया था, तो मॉडर्न में भी किया वैसे, बट यहाँ फिर से चलो करो इसको एक बार। देखो मेन हमको ये समझना है कि दोनों केसेस में मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है। तो देखो पहले केस में जब ये फिक्स है ना, तो पहले केस में क्या होगा कि ये चार्ज तो फिक्स ही रहेगा, कैपिटल क्यू, और स्मॉल क्यू आगे आता जाएगा। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी वही उसका मिनिमम सेपरेशन बनेगा। ठीक है ना? मतलब कहने का है कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट हाफ स्मॉल m इंटू वी नॉट स्क्वायर, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को के क्यू क्यू अपॉन आर मिनिमम के इक्वल कर देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ से आर मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 2k क्यू अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस में हम कौन कौन सा कंजर्वेशन अप्लाई कर पाए? तो एक बात ध्यान रखना, इस प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं है। बताओ कि मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व्ड है? हम्म फिर मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी उसको रेस्ट पे रखने के लिए। उसको फिक्स रखने के लिए कुछ फोर्स लग रहा होगा, नहीं तो वो पीछे भाग नहीं जाएगा। तो कोई तो होगा जो इसको रोके हुए है, कैपिटल क्यू को पीछे आगे जाने से रुक रहा है। तो जो रोक रहा है ना, वही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, जिसकी वजह से मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लेकिन बी पार्ट में क्या होगा? बी पार्ट में जब मिनिमम सेपरेशन की सिचुएशन आएगी तो दोनों ही मूव करने लगेंगे, और इनफैक्ट एक ऐसी पोजीशन बनेगी जब दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी सेम वेलोसिटी आएगी। क्योंकि जब सेम वेलोसिटी आएगी ना, तभी इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम सेपरेशन होगा। और इस केस में मैकेनिकल एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व बनेंगे। इस केस में दोनों ही कंजर्व होंगे, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो हमारे पास दो लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो अप्लाई कर सकते हैं एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी प्लस कैपिटल एम वी। तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, तो क्या लगा सकते हैं? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर एंड प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर मिनिमम। तो इक्वेशन वन से v का वैल्यू उठा के इक्वेशन टू में रख देंगे, तो वहां से हम आर मिनिमम निकाल पाएंगे। ठीक है, बोलिए। प्रोसेस क्लियर है? हम्म और बताना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे क्यू चार्ज है, और हमें इस सिस्टम को कन्वर्ट करना है। हमने इन चार्जेस को थोड़ा डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब करने के बाद हमने इनको एक रोम्बस में कन्वर्ट कर दिया है। देखो ध्यान से,
तो हमें निकालना है व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, व्हाट इज वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिचुएशन से और इस सिचुएशन में आने में। बताओ, लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ किसी को। सर लास्ट क्वेश्चन में ऐसा है, वो डायरेक्ट क्यों कह सकते हैं कि सर मास को वो हाँ म्यू से सी फ्रेम से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे। देखो इस केस में क्या है ना कि सिस्टम तो चेंज हुआ, पहले सिस्टम अलग था, बाद में सिस्टम अलग है। तो वर्क डन का सिंपली मतलब हुआ कि हमको इस सिस्टम से इस सिस्टम जाने में जो वर्क देना पड़ेगा दैट वुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और इसकी निकालनी है, सबट्रैक्ट कर देनी है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट मिलेगा। लेकिन अब तुम इसमें ध्यान से देखो तो वैसे इसमें जैसे 4 चार्जेस हैं तो 4 चार्जेस के हिसाब से 6 पेयर बनेंगे। बट इन 6 पेयर में से अगर आप ध्यान से देखो तो 4 पेयर ऐसे हैं इनके बीच का डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। तो हमें केवल 2 पेयर्स के लिए कैलकुलेट करना है जिनके बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और डिस्टेंस चेंज हो रहा है सिर्फ डायगोनल वाले के केस में, तो केवल डायगोनल वाले लिख लो। इनफैक्ट मतलब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो जो चेंज हो रहा है उतना ही लिखो केवल। इनफैक्ट ये वाला भी तो चेंज नहीं हुआ, नहीं ये तो चेंज हुआ थोड़ा सा, तो केवल डायगोनल वाला अगर हम लिखेंगे W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वाला एनर्जी लिखेंगे तो ध्यान से देखना के क्यू स्क्वायर अपॉन ए आएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 3 आएगा, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। माइनस इनिशियल लिखेंगे तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2, और दोनों डायगोनल सेम है तो इंटू 2 हो जाएगा। तो यही सीधे सीधे वर्क डन हो गया। बोलिए, निकाल पाए थे या कोई डाउट है? ये वाला डिस्टेंस ए रूट 3 है और ये वाला डिस्टेंस ए है, रोम्बस है, देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान रखना अगर हमसे पूछेगा वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाई फील्ड पूछता है या फिर वर्क डन बाई कूलम्बिक फोर्स पूछता है या फिर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स पूछता है, तो इसका मतलब है कि जो फील्ड का वर्क डन होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है, ये ध्यान रखना। तो वो एक बार क्वेश्चन में देख लेना कि वर्क डन हमें किसका निकालना है। अगर सिंपली ये लिखा हुआ है कि फाइंड वर्क डन इन डूइंग दैट तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा हुआ है। लेकिन अगर लिखा हुआ है वर्क डन बाई फील्ड तो वर्क डन बाई फील्ड या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो जो निकाला है उसका माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रहेगा? बोलिए, कब माइनस डेल्टा यू करना है और कब प्लस डेल्टा यू करना है। हालांकि ये जो W इक्वल टू डेल्टा यू लिखा हुआ है ये भी तब वैलिड है जब हम इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 लेते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन में दिया नहीं है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं मतलब फाइनल भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल भी 0 है। बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है इसमें अगला एक और डेफिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको समझना है तो बहुत फिर से मैं कहूंगा बेसिक बात बताओ मुझे एक बार कि कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या फर्क है, बताओ। कोई बताएगा कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने कूलम्स लॉ भी पढ़ा, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा अलग अलग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? या कोई डिफरेंस नहीं है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड वो सोर्स है जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखा जाए तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, ये फील्ड है इसलिए फोर्स लग रहा है। और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में भी कोई भी फर्क नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो ठीक उसी तरह से बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब पर यूनिट चार्ज की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। या ऐसे बोलें कि अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है और वहां पे अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक वैसे ही जैसे Q इंटू ई फोर्स बन जाता है, वैसे ही Q इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। ठीक है ना, तो इसमें बस एक लाइन हमें यही लिखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, सिंपली। तो अगर हमें v का फंक्शन लिखें मैथमेटिकली तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू यू अपॉन क्यू, या u की वैल्यू लिखें तो u की वैल्यू बन जाएगी v इंटू क्यू, क्यू इंटू वी। पॉइंट चार्ज की वजह से अगर निकालें तो मान लो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, बताना जरा, तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का अगर हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे, कितना, स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू रखने के बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा KQ/R बस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज KQ/R। ध्यान रखना Q जो है वो यहाँ पे विद साइन जाएगा, और ये जो V निकाला है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी है ना तो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करते हैं, दो तरह से स्टडी करते हैं। अगर हम इसका वेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो वेक्टर स्टडी में हमको कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, और अगर हम इसकी स्केलर स्टडी कर रहे हैं, वर्क डन निकालना चाहते हैं, एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो हमें पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। ये ठीक बिल्कुल वैसे ही है जैसे काइनेमेटिक्स लॉज ऑफ मोशन वेक्टर स्टडी है और वर्क फॉर एनर्जी स्केलर स्टडी है। वर्क फॉर एनर्जी की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली स्पीड निकाल सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, वर्क डन, ये सारी चीजें निकाल पाएंगे, जिसमें हमको फोर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर एक्सीलरेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो फिर हमें स्केलर वेक्टर स्टडी करनी पड़ेगी। तो पूरे के पूरे चैप्टर के दो पार्ट हैं, स्केलर स्टडी और वेक्टर स्टडी। तो पोटेंशियल इज पार्ट ऑफ स्केलर स्टडी। बोलिए। और पोटेंशियल निकालने के लिए ध्यान रखना क्यू को हम विद साइन रखेंगे, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर कई सारे पॉइंट चार्ज हैं जैसे प्लस Q1 है, ठीक है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, तो इन तीनों की वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, क्यों भाई, इन तीनों की वजह से हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो पोटेंशियल का मतलब होगा कि उस पॉइंट पे हम हर एक का पोटेंशियल निकाल के डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह डायरेक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो जैसे Q1 पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, Q2 नेगेटिव है तो माइनस लेंगे, और Q3 पॉजिटिव है तो प्लस लेंगे, इस तरह से। मतलब हर एक चार्जेस का जो भी पोटेंशियल है वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज रखेंगे स्मॉल q, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालना होगा स्मॉल q की, तो वो स्मॉल q इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है ना। और क्या एडवांटेज है, और एडवांटेज ये है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को व्हेन अ चार्ज q is moved from point A to point B in external field, अगर हम किसी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं Q VB माइनस VA। एक तरह से ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किया है। तो ये वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने अभी पोटेंशियल एनर्जी में देखा। तो पोटेंशियल का फायदा क्या, पोटेंशियल का फायदा यही है, अगर हमें कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो Q इंटू पोटेंशियल बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी।
और पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी जहां भी हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। या हमें वर्क डन निकालना है, किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। बस ध्यान ही रखना कि दिस इज एप्लीकेबल व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। लेकिन अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है तो इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, मतलब माइनस कर दिया है उसको। बताओ यहां तक पहले, थ्योरी में किसी पॉइंट में डाउट है तो। यहां तक थ्योरी में किसी पॉइंट में डाउट है तो बताइए। ठीक है, जैसे निकाल के बताना। मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म रॉड है, इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है और एल इसका लेंथ है, ठीक है। और इसकी वजह से हमको लेट से इसकी वजह से हमको पॉइंट पी पे, जो यहाँ से ए डिस्टेंस पे है, पोटेंशियल फाइंड करना है। निकालोगे कितना आएगा, इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पे क्या पोटेंशियल है। देखो अब इस केस में क्या है, इस केस में क्योंकि रॉड को अगर हम कई पार्ट्स में डिवाइड करें, इनफाइनाइट पार्ट्स में, तो एलिमेंट लेके करना पड़ेगा। यहाँ पे ये है, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट डी एक्स विड्थ का, देखो ध्यान से। और ये जो एलिमेंट होगा, ठीक है, डी क्यू, इस डी क्यू एलिमेंट का डी क्यू की वैल्यू निकालो पहले। तो डी क्यू कैसे आएगा, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इंटू इसका लेंथ की, तो यूनिटरी मेथड से आ गया। अब इस डी क्यू की वजह से पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, उसको बोलेंगे डीवी। तो डी क्यू का जो डीवी होगा वो होगा के क्यू बाई आर, आर की जगह एक्स है, रख दो वैल्यू, क्या आएगा, तो ये आएगा के क्यू अपॉन एल इंटू वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेट करने में लिमिट्स हम लोग रखते हैं जहां से लेके जहां तक हम उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो रॉड जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो रही है वहां पे एक्स की वैल्यू ए है, और रॉड जिस पॉइंट तक जाएगी वहां पे एक्स की वैल्यू ए प्लस एल हो जाएगी। यानी इंटीग्रेट करना है हमें इसको ए से लेके ए प्लस एल के बीच में। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, तो वीपी निकल के आ जाएगा के क्यू अपॉन एल एल एन ऑफ ए प्लस एल अपॉन ए। देखो कर लिया होगा ना, बोलिए। और जैसे रिंग के लिए अगर निकालें, रिंग के ऊपर क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, तो रिंग के सेंटर पे क्या पोटेंशियल आएगा, एक्सिस पे क्या पोटेंशियल आएगा, बताओ जल्दी जल्दी। ये तो डायरेक्ट बता ही सकते हो, पोटेंशियल में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक रिंग है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, तो इसके सेंटर पे क्या पोटेंशियल होगा। और एक्सिस पे अगर हम एक्स डिस्टेंस पे निकालें तो एक्सिस पे क्या पोटेंशियल होगा, सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो सीधे सीधे के क्यू बाई आर, सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो सिंपली के क्यू बाई आर। एक्सिस पे अगर निकालेंगे तो एक्सिस पे निकालने में ध्यान रखना कि हमको जो डिस्टेंस लिखना होता है ना चार्ज से, एक्सिस पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो एक्सिस पे अगर हम पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो चार्ज से जो उसका डिस्टेंस बनेगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे हम डी क्यू लेंगे, तो इस डी क्यू से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वजह से वी एक्सिस जब लिखेंगे तो ये बनेगा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, सेंटर पे कितना पोटेंशियल है और एक्सिस पे कितना पोटेंशियल है। देखो सेंटर पे कितना पोटेंशियल है और
एक्सिस पे कितना पोटेंशियल है। क्यू कॉमा आ रही है, क्लियर है ये बात। यस सर। डिस्क के लिए निकाल के बताओ, जैसे मान लो डिस्क है सिग्मा कॉमा आर, और डिस्क के सेंटर पे हमें निकालना है, और डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है। सिग्मा कॉमा आर, डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल, करो कैलकुलेट, कैसे निकालोगे। तो सेंटर पे आएगा निकालोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। हाँ, सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, करेक्ट। इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा, ठीक है, एलिमेंट स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का। पहले हम इस एलिमेंट की वजह से जो पोटेंशियल है वो लिखेंगे। उसके पहले इस एलिमेंट का डी क्यू निकालेंगे। तो डी क्यू कैसे आएगा, तो डी क्यू आएगा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा यानी डेंसिटी और इंटू इस एलिमेंट का एरिया। तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इस एलिमेंटल रिंग का एरिया लिखते हैं 2 पाई आर डी आर। और इस डी क्यू की वजह से अगर डी वी निकालें सेंटर पे, तो ये बनेगा के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर। देखो, तो यहाँ से के का वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, और डी क्यू का वैल्यू 2 पाई सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो देखो इसमें काफी कुछ तो कैंसिल हो जा रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है और डी आर बच रहा है। ये डीवी की वैल्यू है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल आर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी सेंटर पे, डिस्क की वजह से सेंटर पे आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डिस्क की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक्सिस पे भी तुम चाहना तो कर लेना प्रैक्टिस, बट फॉर्मूला याद रखो तो मैं लिख देता हूँ। एक्सिस पे निकल के आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो ये एक्सिस का आएगा डिस्क की वजह से। ठीक है, एक शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में रिंग के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पार्ट ऑफ रिंग का नहीं निकाला है, तो वो और एक बार देख लो, रह गया वहां पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, मतलब अगर सिर्फ एक आर्क है तो उस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। मान लो इस तरह से है ये, और क्योंकि ये लीनियर चार्ज है तो इसका लैम्डा दिया होगा, तो इसकी वजह से कैसे आएगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल, पोटेंशियल नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आर्क की वजह से अगर हमें निकालना है तो हम इसका एक बाइसेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक बाइसेक्टर बना सकते हैं, और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यहाँ से इसके सेंटर से, ध्यान से देखना, एंगल बाइसेक्टर से थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला ये एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट डी क्यू होगा इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, तो एलिमेंट की लेंथ है आर डी थीटा, और इस एलिमेंट की वजह से अगर हम सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। देखो ध्यान से, इसको बोल देते हैं डीई, और ये जो डीई होगा ये इस एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से कितने एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे होगा। तो जरा बताओ कि जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो डीई के कौन से कंपोनेंट इंटीग्रेट होंगे? अगर हम केवल डीई की वैल्यू लिखें तो डीई की वैल्यू बनेगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगी के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ये डीई की वैल्यू आएगी। लेकिन हर एक एलिमेंट का जो डीई होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर तुम देखो ध्यान से तो क्या एक ऐसा ही एलिमेंट इधर भी होगा और इसकी वजह से जो डीई होगा वो इधर आएगा। तो इन दोनों डीई के कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे? क्या ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, साइन वाले, और कॉस वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। और अगर हम मान लें कि ये जो रिंग थी ये इधर अल्फा बाई 2 है और इधर अल्फा बाई 2 है पूरा एंगल, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस अल्फा बाई 2 टू प्लस अल्फा बाई 2। तो यहाँ से देखो फाइनली क्या आता है, ये आंसर हमको याद रखना है। फाइनली क्या आता है निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड? सर 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, रिंग के लिए। अच्छा, खास बात ये है कि रिंग में तो काम करते ही है ये फॉर्मूला लीनियर चार्ज के लिए भी काम करता है। लीनियर चार्ज के लिए ऐसे कि मान लो जैसे तुमसे कहा जाए कि कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस पे लैम्डा है सभी जगह, और हमें यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे इस लीनियर चार्ज की वजह से। तो उसका तरीका क्या है कि हम इस लीनियर चार्ज को आर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं। आर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ऐसे समझो कि ये जो आर रेडियस दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सर्कल बनाएंगे। और सर्कल कौन से दो पॉइंट्स के बीच में बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जहां पे वायर के एंड्स मीट कर रहे हैं। तो ये बताओ ये जो दोनों वायर के एंड है ये कहाँ जा रहे हैं? ये इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी पे जाने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये दोनों एंड्स उसके इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल वाली लाइन से जो दोनों तरफ के एंगल बन रहे हैं वो एंगल बन रहे हैं 90-90। तो हम इस लीनियर वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिंग में, और रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरह से ट्रीट कर लेते हैं कि हमने इस वायर को इस रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब जितना इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इस रिंग का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको तुम अगर ध्यान रखोगे तो वायर के लिए तुम्हें अलग से याद नहीं रखना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम रिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो रिंग का क्या फॉर्मूला है? रिंग का फॉर्मूला है 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन ऑफ अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे अल्फा की जगह ध्यान से देखो तो 180 डिग्री है, पूरा एंगल कितना बन रहा है? 180। तो 180 का हाफ कितना हो जाएगा? 90। तो इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है ना? कोई भी वायर हो उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कहा जाए कि ये एक वायर है जिसका लेंथ एल है, एल लेंथ का ये वायर है, ठीक है, और इस वायर की वजह से हमको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एल लेंथ पे ही पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताओगे क्या होगा? एल लेंथ का वायर है, लैम्डा इसका डेंसिटी है, तो इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? तो हम क्या करेंगे कि इस वायर को कन्वर्ट करेंगे रिंग में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम उस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करेंगे। सिंपल, उस पॉइंट को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद तुम ये बताओ कि ये एंगल कितना बनेगा। बस हमारे लिए ये एंगल इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में तुम देखोगे तो एंगल बनेगा 45 डिग्री और 45 डिग्री। अगर 45 बन रहा है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। और 45 डिग्री के लिए फॉर्मूला लगा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? 2k लैम्डा बाई आर एंड साइन ऑफ 90/2 हो जाएगा। कि मेथड समझ में आया क्या करना है? बोलिए अगर कोई डाउट है तो।
वायर को रिंग में बदल दिया है। तो कोई भी स्ट्रेट वायर को हम रिंग में बदल सकते हैं, और रिंग में बदलने के बाद रिंग के लिए ये फॉर्मूला है, पार्ट ऑफ रिंग के लिए, आर्क के लिए। बोलिए। देखो ध्यान से, कुछ डाउट है पूछो। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो। बोलिए क्या डाउट पूछ रहे थे। सर एक बार फिर से वो बता देंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर रिंग जैसे सिमेट्रिक है ना, ये रिंग जैसे सिमेट्रिक है, तो इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। अब अगर रिंग पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे होगा, अगर यही रिंग नेगेटिव चार्ज होती तो टुवर्ड्स होता। मान लो जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का कहाँ बनेगा, सेमी सर्कुलर रिंग का इसके बाइसेक्टर के अलोंग बनेगा। यस सर, ये तो क्लियर है सर। जैसे अगर पॉजिटिव सर चार्ज है तो इसमें अवे है। सिमेट्रिकल ना होता, हाँ, सिमेट्रिकल ना होता सर। अरे मतलब सिमेट्री लाइन तो बनेगी ना कोई उस ऑब्जेक्ट में। मान लो इस तरह की है, तो इसका बाइसेक्टर तो बनाओगे ना सबसे पहले, एंगल बाइसेक्टर, तो इधर आएगा। एंगल बाइसेक्टर तो बनेगा ही ना, कोई भी पार्ट हो। और सर इनकेस हमको उस पॉइंट पे ना निकालना हो, कहाँ निकालना, एंगल बाइसेक्टर, और कहीं और मतलब नहीं सर निकाल पाएंगे। वो पॉइंट सर एंगल बाइसेक्टर पे ना पड़ रहा हो। अरे बेटा मैं कह तो रहा हूँ कि कहीं और नहीं निकाल पाएंगे, फिर वो इंटीग्रेशन फंस जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि हम हर जगह ही निकाल पा रहे हैं। जैसे कंप्लीट रिंग है तो कंप्लीट रिंग के एक्सिस पे निकाल पाएंगे और सेंटर पे निकाल पाएंगे, और अगर पार्ट ऑफ रिंग है तो हम इसके सेंटर पे ही पूछा जाएगा और कहीं नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर वो मैथमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा मतलब वो मैथ्स का पॉइंट आ जाएगा फिर। तरीका यही है निकालने का कि हम उसमें एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट की वजह से डीई लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि डीई के कौन से कंपोनेंट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, कौन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको इंटीग्रेट करेंगे। प्रोसेस यही है, इतना ध्यान रखो, बाकी और कुछ होगा तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट ऐसा पूछा नहीं गया कभी, तो इतना नहीं परेशान हो। देखो ये प्रॉब्लम करो इसका। अब इसमें तुम देखोगे ध्यान से, तो एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक निगेटिवली चार्ज है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो दोनों का एंगल बाइसेक्टर बना लो, दोनों का एंगल बाइसेक्टर अलग अलग। तो ये नेगेटिव के लिए हो गया सपोज, और ये पॉजिटिव के लिए हो गया, ठीक है, पॉइंट ओ पे। अब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे अवे होगा, तो ये पॉजिटिव की वजह से आएगा ई। अगर इस ई का वैल्यू निकालें तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2k लैम्डा बाई आर एंड साइन ऑफ अल्फा बाई 2। तो साइन ऑफ अल्फा बाई 2 में 90/2 करेंगे 45, तो ये आएगा √2 k लैम्डा बाई आर। देखना ध्यान से, अभी लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर नेगेटिव की वजह से किधर होगा, तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स होगा, मैग्नीट्यूड में इतना ही होगा। अब मुझे बताओगे कि इन दोनों ई का रिजल्टेंट किधर आएगा। क्यों भाई, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे। क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग बन जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे √2 टाइम्स ई। तो ई रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स ई, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। अब यहाँ से लैम्डा कैसे आएगा, तो लैम्डा निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, तो लेंथ की जगह L/2 बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो लेंथ टोटल वायर की L दी हुई थी, तो क्यू की जगह है 10⁻³ अपसाइलन नॉट, और L/2 हो जाएगा 0.1, तो ये 10⁻4 अपसाइलन नॉट हो जाएगा, ठीक है। आर कैसे आएगा, अब L लेंथ का आर्क है, तो ऐसे लिखेंगे कि पाई आर इज इक्वल टू L, तो आर की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन पाई, तो L का वैल्यू हो गया 0.2 अपॉन पाई। तो ये दोनों वैल्यूज उठा के आपको ऊपर रख देनी है। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, बोलो। डी।
बी आ रहा है। क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया है? यस सर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो हमको स्टडी करना है वो थोड़ा ध्यान से देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड पोटेंशियल। अब देखो मैंने कहा कि चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर स्केलर फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो इसको बोल रहे हैं पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है तो एक ही प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन भी होना चाहिए। यानी अगर हमें फील्ड मालूम है तो पोटेंशियल निकाल पाए, पोटेंशियल मालूम है तो फील्ड निकाल पाए। ठीक है ना? है तो एक ही प्रॉपर्टी, बस ये कि पोटेंशियल स्केलर फॉर्म में चलता है और फील्ड वेक्टर फॉर्म में चलता है। तो दोनों में देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे और उस रिलेशन को फिर डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कैसे करेंगे। इस हेडिंग में तुमको एक बात ये समझ में आनी चाहिए, थोड़ा फील होनी चाहिए कि फील्ड और पोटेंशियल है क्या एक्चुअली। अभी तक तो चलो निकालते ही चले आ रहे हैं केवल। तो देखना जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि हमने कोई चार्ज पार्टिकल को लिया पॉइंट ए पे, क्यू चार्ज है आर पोजीशन वेक्टर पे, और ये पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में है। एक्सटर्नल फील्ड में होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट चार्ज के ऊपर Q इंटू ई का फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? E इसमें एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फील्ड हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट चार्ज को इसकी पोजीशन से पॉइंट ए से पॉइंट बी dr डिस्प्लेस करते हैं, मतलब ए से बी ले जाते हैं। dr बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओगे कि ए से बी ले जाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? बोलो। ये ऐसे बताओ कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग लिखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? फोर्स है Q इंटू ई, तो Q इंटू ई डॉट डी आर करेंगे। मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल थीटा है। और कंजर्वेटिव फोर्स को क्या हम माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं? बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को क्या हम माइनस ऑफ Q इंटू डीवी लिख सकते हैं? तो हमें यहाँ से डीवी मिल जाएगा। डीवी यानी कि अगर हम चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले जा रहे हैं तो ए से बी में जो पोटेंशियल में डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो ये एक बेसिक रिलेशन आया। कई सारी चीजें हम इस रिलेशन से निकालेंगे, बट बेसिक रिलेशन ये निकल के आया दैट डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का बेसिक रिलेशन है। ठीक है ना? जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो डीवी निकाल सकते हैं, डीवी पता है तो डी आर निकाल सकते हैं, ई निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। जैसे फर्स्ट केस में तो हम इनके बीच में रिलेशन ही लिखते हैं। रिलेशन ये है इनके बीच में कि अगर हमें डीवी पता है माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिमिट हो जाएंगी आर ए टू आर बी। तो यहां से देखो VB माइनस VA यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये एक एक्सप्रेशन निकल के आया है। ठीक है? इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट चार्ज है, लाइन चार्ज। ठीक है? लैम्डा। और इस इनफाइनाइट चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है? पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है यहां से, लेट से पॉइंट ए का डिस्टेंस यहां से आर ए है और पॉइंट बी का डिस्टेंस यहां से आर बी है। अब क्या है कि इनफाइनाइट चार्जेस जितने भी हैं, इनफाइनाइट चार्जेस का हम लोग पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है ना, हमको कभी भी जो एप्लीकेशन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस का होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कहीं एप्लीकेशन नहीं है।
हमें ये चाहिए होता है कि चेंज कितना हुआ पोटेंशियल, ए से बी गए तो चेंज कितना आया। तो इस केस में जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का हम लोग पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो इनफाइनाइट अनबाउंडेड फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होगा, उसका एरिया अंडर द कर्व नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम चेंज निकालें कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाला जा सकता है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं तो वो हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है लाइन चार्ज की वजह से, तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा था 2k लैम्डा बाई आर। तो अगर dv लिखेंगे तो dv हो जाएगा माइनस ऑफ 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे आर ए से आर बी, ये हो जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से मिलेगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2k लैम्डा ln ऑफ आर बी अपॉन आर ए। तो अगर हम ये माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा ln ऑफ आर बी अपॉन आर ए। देखो ध्यान से, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम था, इसका पोटेंशियल नहीं मालूम था, तो पोटेंशियल भी निकल आया इसका। पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया। अब ये है कि किसी चार्ज को हम ए से बी ले जाएंगे तो उसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, या हमने ए पॉइंट पे चार्ज को छोड़ दिया तो बी पॉइंट तक आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इन सब जगह हमको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा ए और बी पे। तो वहां हमको ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा, तो वो फॉर्मूला हम लोग ने निकाल लिया है। तो इसको चाहो तो याद रख सकते हो लाइन चार्ज की वजह से। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर है, देखो नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना है इसमें, जैसे हम लोगों ने निकाला dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो इसको लिखेंगे हम लोग ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। और यहां से देखो ध्यान से एक बात निकल के आएगी, दैट ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। ठीक है, अब ध्यान समझना कि dv बाई डी आर क्या है। तो देखो अगर हम केवल dv बाई डी आर लिखेंगे तो इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। लेकिन अगर हम लोगों ने माइनस dv बाई डी आर लिखा हुआ है तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। बताओ, जैसे रेट ऑफ कूलिंग बोला था, याद है ना, माइनस ऑफ dt बाई dt लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। तो वैसे ही माइनस dv बाई डी आर लिखेंगे तो इट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को या किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होना चाहिए और वो कंपोनेंट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो उसके लिए लिखेंगे कि dv बाई डी आर मैक्सिमम की वैल्यू E के बराबर होगी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन में फर्क है, ये ध्यान रखना। पहला वाला एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि इफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन अ particular direction, if potential decreases in a particular direction, then there must be component of electric field in that direction। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है किसी और डायरेक्शन में हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखा हुआ है when पोटेंशियल, या इसको ऐसे बोलना चाहिए कि पोटेंशियल डिक्रीजेस एट मैक्सिमम रेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज होगा, और अगर हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है या नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं,
देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। एग्जांपल लेते हैं फील्ड लाइन के साथ। जैसे मान लें कि प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होंगी? क्यों भाई, इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? क्या इस तरह से बनेंगी? बताओ। सबसे पहले तो प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब होता है वैल्यू से, मतलब किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है, यहाँ 10 वोल्ट है, थोड़ा आगे बढ़े 20 वोल्ट हो गया, 30 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल किसी पॉइंट पे डिफाइन होगा। पोटेंशियल टेम्परेचर की तरह है कि यहाँ का क्या टेम्परेचर है, वहां का क्या टेम्परेचर है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से हीट फ्लो की तरह है कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस डायरेक्शन में हीट फ्लो है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज नहीं हो रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इसको रिलेट कर सकते हो उससे, टेम्परेचर और हीट फ्लो से? क्यों भाई? जैसे ये मैंने जो सर्कल बना रहा हूं मैं, ये सर्कल बना रहा हूं मैं पोटेंशियल की वैल्यू पे, ऐसे समझ लो। ये पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये जो सर्कल बनाए हुए हैं ये पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। मतलब ये वाला पोटेंशियल V1 है, ये वाला पोटेंशियल V2 है, ये V3 है, V4 है। बताओ कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? क्यों भाई? सर V1 बड़ा होगा, V1 V4 बड़ा होगा, छोटा यानी होगा। V1 से V2 जा रहे हैं, पोटेंशियल कम हो रहा है, V3 जा रहे हैं और कम हो रहा है, V4 जा रहे हैं और कम हो रहा है। तो तुम क्या ध्यान से ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है या नहीं है? लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएं, मैंने पॉइंट ए और बी ये लिए हुए हैं, तो बताओ ए से बी जाने में पोटेंशियल कम होगा या नहीं होगा? ये बताओ। होगा सर। यस सर। होगा। लेकिन क्या मैक्सिमम रेट से कम होगा? यस, कम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम रेट से कम नहीं होगा। मैक्सिमम रेट से तो तब कम होता जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते। समझना ध्यान से। तो ये जो डायरेक्शन बनाया ना, ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये कोई भी और डायरेक्शन है, लेकिन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है। बात समझ में आई ना? ऊपर जो दोनों एक्सप्रेशन लिखी है उनका मतलब क्या है? पोटेंशियल को विजुलाइज करो टेम्परेचर की तरह, कि टेम्परेचर कम हो रहा है अगर 100 है फिर 0 है। और हीट फ्लो को विजुलाइज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। तो तुम्हें आसानी से दोनों में रिलेशन बैठ जाएगा कि हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हीट तो फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगा। डिक्रीजिंग पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से डिक्रीज हो रहा है। अगर किसी एक डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इसका सिर्फ ये मतलब होगा कि उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा। और अगर हम ये बताओ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या पोटेंशियल चेंज होगा, डिक्रीज होगा? नहीं सर। नो सर। नहीं होगा। तो इन्हीं लाइंस को, ये जो मैंने बनाई है ना, इन्हीं सरफेसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हीं सरफेसेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। मतलब पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along equipotential surface is 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। बस ऐसे ही देखो, मान लो कि अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड लें, जैसे मान लो कि ये सिग्मा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसका बनेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सिलेंडर।
अरे सिलेंडर कहाँ से होगी, प्लेन सरफेसेस होंगी, सर इक्विपोटेंशियल पैरेलल टू दिस सरफेसेस जो होंगी वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, बस ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो अगर मैं वैल्यू दूं V1 V2 V3 V4, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। बोलो। यस सर। और अगर हमें मान लो कहा जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके बीच में डिस्टेंस d है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा। तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, तो ये बात ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB सिंपली E इंटू डी, या फिर E को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन D। तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर हमें ऊपर जो लिखा हुआ है उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये सेकंड पॉइंट हमें एक तरह से पूरा पिक्चर क्लियर कर देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है। तो इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, मतलब यहां से थोड़ा फील आना चाहिए कि पोटेंशियल क्या है, फील्ड क्या है। क्लियर है, देखो नोट करना है Yes, नोट sir. को। और एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना कि अगर मान लो वेरिएबल का केस होगा तो उस केस में क्या करना है। तो देखो अगर वेरिएबल का केस है तो इसको तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लेना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप, और dr वेक्टर को लिख सकते हैं DX I कैप प्लस DY J कैप और DZ K कैप। तो यहाँ से dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, dV होता है माइनस ऑफ E डॉट dr, तो ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB के लिए ये हो जाएगा इंटीग्रल EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। एक्चुअली VB माइनस VA होता है बट वो माइनस साइन हमने लेफ्ट में ले आए हैं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे XA YA ZA से लेके XB YB और ZB तक। और अगर पोटेंशियल से फील्ड निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड X कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल X, इलेक्ट्रिक फील्ड Y कंपोनेंट इज माइनस डेल V अपॉन डेल Y, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड Z कंपोनेंट इज माइनस डेल V अपॉन डेल Z। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस डेल V अपॉन डेल X I कैप माइनस डेल V अपॉन डेल Y J कैप माइनस डेल V अपॉन डेल Z K कैप। तो इक्वेशन 1 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इक्वेशन 2 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल अगर हमको गिवन है, पोटेंशियल इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, तो हमें पूछा हुआ है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट -1, 2। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे। पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, पोटेंशियल फंक्शन एक तरह का स्केलर फंक्शन हो गया जो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देगा। तो पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालना है। तो इसमें हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो कितना बनेगा, ये निकाला। देखो इसमें अगर हम डेल V अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, y स्क्वायर का 0 और इसका बनेगा 3y। तो अगर हम वैल्यू रख दें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2x का मतलब हुआ -2 और 3y का मतलब हुआ +6। क्यों भाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और डेल V अपॉन डेल y निकालें अगर ये हो जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये -2y आएगा और ये +3x आएगा। ये वैल्यू बनेगी 2, ये हो जाएगा -4 और -3। देखो
तो ये -14 आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8i कैप प्लस 14j कैप। ठीक है ना, कर लिया होगा। सर यस सर। वो कैसे बताएंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई का फंक्शन आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म है, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म है। सर यूनिफॉर्म सर मतलब कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कांस्टेंट आ रही है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओरिएंटेशन का हम लोग सर कैसे पता करेंगे? फिर से बोलो, आवाज आपकी आई नहीं, बीच में गायब हो गई। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे हम लोग को चार्जेस का कैसा भी ओरिएंटेशन दे दिया तो हम लोग कैसे कहेंगे सर इसमें अगर यूनिफॉर्म चार्जेस फील्ड अलग होगी? अलग रखे हुए हैं तब तो नॉन यूनिफॉर्म ही होना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लिमिटेड है जिनका यूनिफॉर्म होता है, जैसे शीट का यूनिफॉर्म होता है। बाकी पॉइंट चार्ज हो, एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, सबका नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा है तो उसको यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। तो ऐसा तो सिर्फ इसी के केस में है, देखा जाए तो मुझे नहीं लगता और किसी का आएगा। एक केस और आएगा स्फीयर के अंदर बस। बाकी सभी जगह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। यस सर। तो इसमें आप फिर बचे हुए क्वेश्चंस, एक तो एचसीवी के करना, मैं बता देता हूँ कौन कौन से, और डीपीपी में भी बता देता हूँ कौन कौन से, बट एचसीवी के कर लो पहले तो।